माधव ने अपने एक परिचित को फ़ोन लगाया। 2-3 बार रिंग गई कि अचानक क्रॉस कनेक्शन लग गया। एक व्यक्ति फ़ोन पर अपने अधीनस्थ कर्मचारी को निर्देश दे रहा था। देखो, दीपक की तबीयत अचानक खराब हो गई है, इसलिए इस बार यह काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। दीपक का ऑलरेडी रिजर्वेशन फर्स्ट एसी से है। तुम्हें दीपक के नाम से जाना होगा। तुम्हें कोई खास जोखिम भरा काम नहीं करना है। बस इंदौर स्टेशन पर उतरकर रेलवे के फर्स्ट क्लास रिटायरिंग रूम में चले जाना। वहाँ तुम्हें काले साहब मिलेंगे। बस उनको यह बैग सौंप देना और बता देना कि इस बैग में 5 खोखा हैं। अगर चाहे तो चेक कर लीजिए। वह कुछ कहें या कागज़ पत्तर दें तो ले लेना और वापस किसी भी गाड़ी से जयपुर आ जाना। बस इतने से काम के तुम्हें 20,000 रुपये दिए जाएंगे। याद रखना कि तुम्हारे पास 5 होंगे और तुम्हारा रिजर्वेशन दीपक के नाम से कराया गया है। ट्रेन आज रात को 10 बजे जयपुर स्टेशन से इंदौर जाएगी। गाड़ी का नाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस है। माधव ने सब कुछ सुना और सोच में पड़ गया। जैसे विधाता ने उसे ये सब सुनाने के लिए ही क्रॉस कनेक्शन किया था। माधव के पिता शक्ति सिंह ने जुर्म की दुनिया में एक मामूली जेब कतरे के तौर पर कदम रखा था। माधव जब 7 साल का हो गया तो शक्ति सिंह ने उसे भी जुर्म की दुनिया के दाव पेच सिखाने शुरू कर दिए। वो रात में माधव को अपने साथ ले जाता, किसी झरोके से उसे किसी घर में उतार देता। माधव अंदर से दरवाज़ा खोल देता था और शक्ति सिंह उस घर में लूट मार करता था। यूँ तो माधव को ये काम अच्छा नहीं लगता था, लेकिन व्यवस्था में उसे ये करना पड़ जाता था। एक बार की बात है, माधव और उसके पिताजी एक घर में पैसे चुराने गए। माधव के पिताजी घर की अलमारी खोल ही रहे थे कि तभी अलमारी में लगा अलार्म बज उठा। चारों ओर से लोगों ने उन्हें घेर लिया। खुद को बचाने के लिए माधव के पिता शक्ति सिंह ने दूसरी मंजिल से नीचे छलांग लगा दी। उसका सिर पत्थर से जा टकराया और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। घबराया माधव दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा और अपनी माँ को सब कुछ रोते रोते बताया। शक्ति सिंह की मृत्यु के बाद घर चलाने की जिम्मेदारी अनपढ़ माधव के कंधों पर आ गई। माधव घर चलाने के लिए शुरुआत में तो एक होटल में काम करने लगा, लेकिन वहाँ से जो पैसा मिलता उससे घर तो क्या चलता, एक वक्त की रोटी का भी जुगाड़ नहीं हो पाता था। विवश होकर माधव ने अपने पिता की तरह भीड़ में जेब कतरे का काम शुरू कर दिया। दुर्भाग्यवश एक दिन वह पकड़ा गया। लोगों ने बुरी तरह से उसकी पिटाई की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। थाने में भी उसे पुलिस वालों के डंडे और गालियाँ सुननी पड़ी। नाबालिग होने की वजह से उसे पुलिस वालों ने छोड़ दिया और हिदायत दी कि वो आगे से ये काम ना करे। खैर, कह देना आसान होता है, लेकिन माधव उस पर अमल कैसे करे? उसके पास तो कोई डिग्री भी नहीं थी। मुश्किल से कक्षा 5 तक पढ़ा होगा। कुछ दिनों माँ ने पड़ोसियों से उधार लेकर और 1-2 जगह मेहरी का काम करके घर चलाने का प्रयास भी किया। माँ बीमार रहने लगी। माधव ने माँ से कहा, माँ, तुम्हें कहीं काम करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ही कुछ काम करना पड़ेगा। काम पर अपने छोटे भाई को भी ले जा, 4 पैसे वह भी कमा लेगा, ठीक से गुजर बसर हो जाएगी। हरगिज नहीं माँ, किसी भी सूरत में राजीव को यह काम नहीं करने दूंगा। तुम्हें तो मालूम है ना कि पिताजी क्या काम करते थे। जेब काटना, चोरी करना, लूट मार, यह काम मैं राजू को कभी नहीं करने दूंगा। कैसे भी हो, मैं इसे पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा और एक काबिल इंसान बनाऊंगा। माधव अपनी बात पर कायम रहा। वो सारी तकलीफ उठाकर राजीव को पढ़ाता रहा, माँ की ठीक से देखभाल करता रहा। एक दिन राजीव अपने पैरों पर खड़ा हो गया और उसे एक कंपनी में सुपरवाइज़र की पोस्ट मिल गई। जुर्म की दुनिया से सक्रिय होने के कारण माधव ने अपने घर वालों से ही दूरी बनाए रखी, क्योंकि माधव का उठना बैठना बदमाश लोगों के बीच हो गया था। इसलिए माधव ने एक ही कॉलोनी में छोटे छोटे 2 घर खरीद लिए। एक में वो खुद रहता था और दूसरे में माँ और छोटा भाई। माँ और छोटे भाई दोनों को पता था कि माधव क्या काम करता है, लेकिन दोनों ही खामोशी बनाए हुए थे। माधव ने खुद शादी नहीं की, क्योंकि उसकी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं था, लेकिन अच्छा सा रिश्ता देखकर उसने अपने भाई की शादी एक सुंदर लड़की से कर दी। कुछ ही सालों में भाई के 2 संतान हुई, एक लड़का एक लड़की। वो दोनों बच्चे माधव को बहुत प्यार करते थे और उसे बड़े पापा कहकर बुलाते थे। राजीव का घर अब उसके खुद के पैसों से चल जाता था, इसलिए माधव ने गलत काम करने लगभग छोड़ दिए थे। एक दिन जब वो घर आया तो उसने दरवाजे पर राजीव के दोनों बच्चे राहुल और प्रियंका को खड़ा हुआ पाया। थोड़ा घबरा कर उसने प्रियंका से पूछा, क्या बात है, तुम लोग यहाँ सब ठीक है ना? दादी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, पापा उन्हें सिटी अस्पताल लेकर गए हैं। अच्छा, तुम ऐसा करो, तुम लोग घर जाओ,
मैं अस्पताल जा रहा हूँ। माधव हॉस्पिटल पहुंचा तो उसके छोटे भाई राजीव ने बताया, भैया, माँ को उल्टी में खून आया था और तब से वह बेहोश है। डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर ने उन्हें बताया, आपकी माँ को 2nd स्टेज कैंसर है। इसका इलाज बहुत महंगा है। पहले दवाइयों से और बाद में स्थिति सामान्य होने पर इनका ऑपरेशन करेंगे। आप लोग इस हफ्ते के अंत तक 30 लाख रुपए जमा कर दीजिए। दोनों भाई एक दूसरे को ऐसे ताक रहे थे जैसे डॉक्टर ने उन्हें कोई विकट पहेली सुलझाने को दे दी है। माधव जानता था राजीव ने अब तक मुश्किल से 1-2 लाख बचाए होंगे। माँ को बचाने के लिए माधव को ही कुछ करना पड़ेगा। ऐसे में इस क्रॉस कनेक्शन का लग जाना माधव को लगा जैसे भगवान का इशारा है। फ़ोन पर एक बॉस अपने कर्मचारी को बता रहा था कि उसे 5 करोड़ का एक बैग किसी काले साहब को इंदौर स्टेशन पर देना है। ये कर्मचारी दीपक के नाम से आज रात 10 बजे जयपुर से रवाना होने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस में चढ़ेगा। घंटों दुविधा में पड़ने के बाद माँ के जीवन को बचाने के लिए और एक ही बार में सारी समस्याओं का अंत करने के लिए माधव ने एक अंतिम अपराध करने का निर्णय ले लिया। उसने अपने साथी राघव को तुरंत मिलने के लिए बुलाया। राघव अक्सर उसके हर जुर्म में साझेदार रहता था। उसके आने पर माधव ने उसे सारी बात बताई। माधव ने जानबूझकर राघव को आधी रकम ही बताई, 2.5 करोड़। लेकिन ये आधी रकम भी इतनी थी कि रकम सुनते ही राघव इस जुर्म को करने के लिए झट से तैयार हो गया। प्लान के मुताबिक दोनों किसी तरह से उसी ट्रेन में चढ़ जाएंगे जिसमें वो आदमी दीपक नाम से सफ़र कर रहा है। फिर उस आदमी के केबिन में जाकर उसका काम ख़त्म करके पैसे लेकर रुफचक्कर हो जाएंगे। जाड़े की रात होने के कारण प्लेटफॉर्म पर काफ़ी कम भीड़ थी। दोनों सावधानी से हेड को थोड़ा नीचे झुकाकर चलते हुए अपने मुंह को छुपा रहे थे। इसी फर्स्ट क्लास के सामने कोई भीड़ नहीं थी। एक चाय का ठेला खड़ा था जिस पर एक टीटी चाय पी रहा था, जो शायद इसी कंपार्टमेंट का टीटी होगा। जैसे ही माधव ने गेट खोलना चाहा, टीटी ने उन्हें रोकते हुए पूछा, कौन है आप लोग? माधव ने बड़ा टिफ़िन दिखाते हुए भारी स्वर में कहा, साहब के लिए ताज़ा खाना लेकर आए हैं, दीपक साहब को देना है। खाना देकर जल्दी उतर आओ, ट्रेन अब 10 मिनट में चलने वाली है। ठीक है साहब। ये कहकर दोनों कंपार्टमेंट में दाखिल हो गए। उन्होंने देखा दीपक कंबल मुंह तक ढके लेटा हुआ है। दोनों के लिए ये लूट करना पहली घटना नहीं थी। नियम के अनुसार राघव ने सोए हुए व्यक्ति को धर दबोचा, कसकर उसके चेहरे पर तकिया रख दिया और दूसरे हाथ से कसकर उसका गला दबाने लगा। वो यात्री दीपक गला दबाने और सांस न ले पाने के कारण बुरी तरह झटपटा रहा था। राघव ने कहा, पहले चेक कर ले, रुपए ही है ना, कहीं से कपड़े का बैग ना हो। थोड़ा चेक करने के बाद माधव ने राघव को हिलाते हुए कहा, चल चल जल्दी चल, काम बन गया है, छोड़ दे इसे। अबे ऐसे कैसे छोड़ दें, इसने हमारी आवाज़ जो सुन ली है। राघव ने और ज़ोर से उस आदमी का गला दबाया। एक ही पल में वो आदमी ढेर हो गया और उसने झटपटाना बंद कर दिया। दोनों तेज़ी से बैग लेकर दूसरी साइड के गेट पर पहुंचे और उसे खोल दिया। रात का वक्त होने के कारण इस ओर बिल्कुल सन्नाटा था। माधव ने बैग को नीचे फेंका और खुद भी कूद गया। राघव ने दरवाजे को ज़ोर से बंद किया और वो भी कूद गया। राघव ने बैग को हाथ हिलाते हुए कहा, यार रकम तो बहुत ज़्यादा मालूम होती है। माधव ने टालते हुए कहा, अगर रकम ज़्यादा है तो तेरे मुंह में घी शक्कर, अब तो घर जाकर ही देखेंगे। अब तेज़ी से चल और देख, रुक मत जाना। अभी हमें पटरियाँ एक फरलांग चलना है, लोगों से भी बचना है। बस आपस में बात करते रहो और चलते रहो, किसी को शक नहीं होना चाहिए। जीआरपी पुलिस के लोग बड़े बेरहम होते हैं, उनके हाथ पड़ गए तो समझ लो ज़िंदगी नर्क बना देंगे। बड़ी कठिनाई से छुपते छुपाते दोनों भारी बैग को लटकाए सड़क तक आए। माधव चाहता था राघव यहीं से अपने घर चला जाए। माधव के मन में लालच आ गया था, इसलिए उसने राघव को आधी रकम ही बताई थी। किंतु राघव भी पूरा लालची था। वो देख लेना चाहता था कि कितनी रकम है और अपना आधा हिस्सा लेकर ही जाना चाहता था। चुपचाप मोटरसाइकिल को गैलरी में खड़ी करके दोनों कमरे में आ गए। माधव ने राघव को बहुत समझाया, लेकिन राघव नहीं माना और उसने बैग डबल बेड के ऊपर उड़ेल दिया। रुपयों के बंडल बेड पर चारों ओर फैल गए। दोनों ने लालच भरी नज़रों से पैसे की ओर देखा। राघव ने कहा, 250 तो बहुत अधिक हैं रुपए, सारे नोट 2-2 हज़ार के हैं, चल बैठकर गिनते हैं। यार इस समय रहने दे, रात का 1 बज रहा है, लोग कोई शक होगा, लाइट बुझा। अब हम सो जाते हैं, सुबह देखेंगे। यार मुझसे नहीं रहा जा रहा, तू सो जा, मैं तो जाकर गिनूंगा। उसी समय गली में पुलिस के सायरन की आवाज़ आने लगी। दोनों भयभीत हो गए।
पुलिस जीप उनके घर के सामने आकर रुक गई। दोनों का दिल धक धक करने लगा। देखा लालच का अंजाम। माधव ने झट से लाइट बंद कर दी। कमरे में अंधेरा हो गया। दोनों खिड़की की ओर झांकने लगे। उन्होंने देखा आगे पुलिस की 2 जीप थी और पीछे एक सफ़ेद कलर की एम्बुलेंस। थोड़ी ही देर रुककर पुलिस की जीप आगे बढ़ गई। दोनों की सांस में सांस आई। गली में थोड़ा आगे उसके छोटे भाई का घर था। पुलिस जीप वहां जाकर रुकी। अनहोनी से माधव का सिर चकरा गया। दिल में आशंका हुई कि कहीं उसके छोटे भाई का कारखाने में एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, लेकिन वो इस समय घर के बाहर निकलने का रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसने राघव से कहा, रघु मेरे भाई, तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। न जाने क्यों मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अब हम सुबह मिलेंगे। राघव के जाने के बाद माधव दरवाज़ा बंद करना ही चाहता था कि तभी उसने देखा उसके भाई के बच्चे प्रियंका और राहुल बुरी तरह से रोते हुए माधव के घर की ओर आ रहे हैं। माधव ने पूछा, क्या हुआ बच्चों? पर बच्चे कुछ स्पष्ट कह नहीं पा रहे थे, बस माधव से घर चलने का इशारा कर रहे थे। माधव ने देखा बिस्तर पे तो रुपये फैले हुए हैं। उसने झटपट रुपयों को चादर से ढका, कमरे में अंधेरा किया और ताला लगाकर भाई के घर की ओर चला गया। वहाँ का हाल देखकर माधव स्तब्ध रह गया। सफ़ेद चादर में ढका उसके भाई का शव और उसके पास विलाप करती उसकी पत्नी। क्या हुआ? यह सब कैसे हो गया? इसका जवाब एक हवलदार ने दिया। अभी तक तो केवल यही बता सकते हैं कि ये कंपनी के काम से सुपर फास्ट ट्रेन से एसी कंपार्टमेंट में इंदौर जा रहे थे। स्टेशन पर किसी ने उनका कत्ल कर दिया। रिजर्वेशन दीपक के नाम से था, लेकिन जब हमने इनकी जेब टटोली तो आधार कार्ड में इनका पता यहाँ का मिला। किसी ने इनका गला दबाकर बेरहमी से कत्ल कर दिया है। हम इसे यहाँ पर ले आए हैं। ये सुनकर माधव स्तब्ध रह गया। कुछ पल के लिए उसे कुछ समझ नहीं आया। ऐसे लगा कि उसके आसपास हर चीज़ उसका गला दबा रही है। पुलिस वाले का एक एक लफ्ज़, बच्चों और भाई की पत्नी का विलाप, सब उसके सीने पर जैसे हाथी के पाँव की तरह चोट मार रहे थे। कुछ ही देर में माधव बेहोश हो गया। होश में आने पर माधव बहुत देर तक अपने भाग्य को कोसता रहा। अनाथ हुए बच्चों और विधवा हुई राजीव की पत्नी माधुरी के विषय में सोचने लगा। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? इतना बड़ा अनर्थ मुझसे कैसे हो गया? अगर मैं अपनी खून की एक एक बूंद भी बहा दूं तब भी इस पाप का प्रायश्चित नहीं कर सकता। सुबह होने तक कुछ अपने और कुछ पड़ोस के लोग वहाँ बैठे रहे। माधव ने अपने परिचित को कुछ पैसे दिए। भैया, अर्थी और पंडित जी, इन सब का इंतज़ाम आप ही कर दीजिए। पड़ोस की एक महिला चाय बना लाई और लोगों को चाय देने लगी। कुछ देर में कुछ और लोग भी वहाँ आ गए। एक व्यक्ति के हाथ में न्यूज़पेपर था। उसने कहा, माधव भैया, कातिल कोई ना कोई निशान तो छोड़ ही जाते हैं। आपके भाई के कातिल को भी पुलिस ने सुबह तड़के गिरफ्तार कर लिया है। मालूम है कौन था कातिल? यहाँ बैठे ज़्यादातर लोग उसे जानते होंगे। आपके यहाँ भी आया जाया करता था। देखिए, अखबार में उसका फ़ोटो भी निकला है। ये फ़ोटो राघव की थी। इसे देखकर माधव की हालत और बिगड़ने लगी। माधव के पूरे शरीर में चींटियाँ सी रेंगने लगी। जो कभी सोचा ना था वो हो गया। उसकी घबराहट इस कारण और बढ़ गई थी। उसने सोचा, राघव के बताते ही पुलिस उस पर शिकंजा कसेगी। माधव ने निश्चय कर लिया था कि वो राजीव का दाह संस्कार करके अपना गुनाह माधुरी और बच्चों को बताकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर देगा। माधव ने अपने एक साथी से कहा, ऐसे करो, तुम तुरंत थाने चले जाओ और राघव की पूरी खबर निकाल कर लाओ। जैसा भी है, राघव हम लोग का परिचित है। यह राजीव को अच्छी तरह जानता था और राजीव को नौकरी भी उसी ने दिलाई थी। वो ऐसा घृणित कार्य कदापि नहीं करेगा। उससे यह भी कह देना कि अगर उसकी गलती नहीं है और उसने कुछ नहीं किया है तो उसे डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। उसे छुड़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। शहर के बढ़िया से बढ़िया वकील को उसका केस लड़वाऊंगा। माधव ने देखा कोतवाल साहब की जीप आ रही है। उसकी धड़कनें और बढ़ने लगी। उसे लग रहा था कि कोतवाल उससे तरह तरह के सवाल करेगा। कोतवाल को देखकर माधव को थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि कोतवाल समीर सिंह था, जो कि उसका पुराना परिचित था और एक समय पे उसने समीर सिंह की काफ़ी मदद की थी। माधव को देखकर समीर को भी आश्चर्य हुआ। समीर ने माधव से पूछा, अरे भाई साहब, आप यहाँ कैसे? राजीव, इसकी मौत हुई है, वो मेरा छोटा भाई था। यह जानकर तो मुझे और भी अधिक दुख हुआ, लेकिन शायद आपको पता चल गया होगा, हमने खूनी को रात में ही पकड़ लिया है। हाँ, आज सुबह का न्यूज़पेपर पढ़कर पता चला, लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य है कि उसने ऐसा काम किया। उसका तो इस मोहल्ले में काफ़ी आना जाना था। वह तो मेरा भी परिचित था और राजीव को भी अच्छी तरह जानता था। यहाँ तक कि
राजीव को यह नौकरी भी राघव ने ही दिलवाई थी। वह ऐसा क्यों करेगा? देखिएगा सर, कहीं किसी गलत आदमी को सजा न मिल जाए और जिसने वाकई यह गलत कार्य किया है वह साफ बच निकले। अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया। दरअसल अभी तक तो मेरी मुलजिम से भेंट ही नहीं हुई है। और देखिए भाई साहब, आप मुझे सर न कहें तो अच्छा होगा। आपने जो मेरे लिए किया है वह मैं अभी तक भूला नहीं हूँ। फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट के गेट के पास पुलिस को उसका परिचय पत्र मिला है। इसी बिना पर हम राघव को पकड़ लाए हैं। आपका भाई एसी फर्स्ट क्लास में ट्रेवल कर रहा था, क्या किसी बड़ी पोस्ट पर काम करता था? हाँ सिंह साहब, इस बात का तो मुझे भी घोर आश्चर्य है। राजीव तो साधारण सा सुपरवाइज़र था। हमारे परिवार में आज तक शायद किसी ने एसी में सफ़र नहीं किया होगा, तो फर्स्ट एसी की तो बात ही अलग है। न जाने क्यों मुझे लग रहा है कि राजीव की कंपनी वाले कुछ नंबर 2 का बिजनेस करते हैं, क्योंकि मैंने उनके मालिक से बात करी है। वह बता रहे थे राजीव के पास 5,000 से अधिक कैश नहीं होगा। वास्तव में यह काम हमारा रिश्तेदार दीपक किया करता था, बस एसी में ट्रैवल करता था, लेकिन उसकी तबीयत खराब हो जाने के कारण हमें दूसरा प्रबंध करना पड़ा। टिकट कैंसिल हो नहीं सकता था, इसलिए हमने राजीव को उसे यह काम सौंपा था। चलिए इस केस की अपडेट के बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल आप अपने भाई का दाह संस्कार कर लीजिए। कोतवाल साहब के जाने के बाद अब माधव को पूरा माजरा समझ में आया। उसने जो क्रॉस कनेक्शन सुना था वो अपने भाई और कंपनी के मालिक के बीच में हुई वार्तालाप थी। बहुत विचार करने के बाद उसे 2 ही रास्ते समझ आ रहे थे। नंबर 1, या तो वो पुलिस को सब कुछ सच से बता दे और सज़ा काटे। नंबर 2, इन पैसों से वो अपने माँ का जीवन बचा ले, अपने भाई के बच्चों के जीवन को संवारने के लिए, उनके भविष्य के लिए कुछ कर जाए, और फिर उसके बाद जब पुलिस उस तक पहुँचे तब वो पुलिस के सामने समर्पण कर दे। माधव ये जानता था कि समीर सिंह बहुत ही तेज़ और होशियार पुलिस अधिकारी है। राघव अपने जुर्म को ज़्यादा देर तक उससे छुपा नहीं सकता। उसके दिमाग में एक योजना आई और वो इस योजना के तहत संस्कार से पूर्व थाने में जाकर भेष बदलकर राघव से मिला और उसे समझाकर भाई का दाह संस्कार करने गया। माधव का मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। उसे ज्ञात था कि पुलिस उस तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। इस सबसे ज़्यादा अपने भाई को अपने ही हाथ से मार डालने का अपराध बोध उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वो पकड़े जाने से पहले बहुत से काम मुकम्मल कर देना चाहता था। 30 से 40 लाख तक माँ के ऑपरेशन और अस्पताल का खर्चा होना था। अपने हिस्से में आने वाले बाकी सारे धन को राजीव की फैमिली की स्थिति सुधार करने की योजना बना रहा था। वो जान गया था कि अब उसका बाकी का समय जेल में गुजरेगा, इसलिए वो सभी का प्रबंध कर देना चाहता था। राघव ने पुलिस को बयान दिया कि वो राजीव को स्टेशन छोड़ने गया था। राजीव को बर्थ पर सुलाकर वो वापस लौट रहा था। यह हो सकता है कि उसका आधार कार्ड वहीं कंपार्टमेंट में गिर गया हो। उसने ये भी कहा कि माधव और राजीव की फैमिली से वो भली भांति परिचित था और अपने दोस्त को वो क्यों मारता। समीर सिंह ने राघव पर कड़ी नज़र डालते हुए पूछा, राजीव के पास जो बड़ा सा बैग था उसमें क्या था? देखो, हमसे झूठ बोलने का प्रयास मत करना। हमने रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग मांगी है। अगर उसकी फुटेज में तुम राजीव के साथ नज़र नहीं आए तो तुम हमसे बच नहीं पाओगे। तुमने अंदर जाते समय प्लेटफॉर्म टिकट खरीदा था? मैंने प्लेटफॉर्म टिकट नहीं खरीदा था। मुझे स्टेशन में आने में देर हो गई थी और गाड़ी छूटने वाली थी। बैग में क्या है मैंने भी राजीव से पूछा था। उसने बताया कि बैग में कंपनी की फाइल और हाजिरी कार्ड है। तुम राजीव के पास कितनी देर ठहरे? और जब तुम डब्बे में चढ़ रहे थे तो क्या तुम्हें टीटी ने रोका नहीं? जाने कैसे दिया? सर, उस समय तक टीटी नहीं आए थे। मैं राजीव को उसे केबिन में बिठाकर थोड़ी बहुत देर रुका। राजीव कहने लगा उसे नींद आ रही है और वो सोना चाहता है। मैं उसे लिटाकर गाड़ी से उतर गया। ठीक है राघव, इस समय तो मैं तुम्हें संदेह के आधार पर जाने दे रहा हूँ, लेकिन तू शहर छोड़कर जाने की मत सोचना। राघव ने राहत की सांस ली। उसने थाने के बाहर निकलकर सबसे पहले माधव को फ़ोन लगाया। माधव ने तुरंत फ़ोन काट दिया। इसके बाद राघव ने माधव को कई बार फ़ोन लगाया, पर माधव ने एक भी फ़ोन नहीं उठाया। राघव के फ़ोन पर माधव ने एक पीसीओ से फ़ोन किया। फ़ोन उठाने पर माधव ने राघव से कहा, देखो राघव, तुम थाने से आ रहे हो सकता है कि तुम्हारा फ़ोन उन लोगों ने सर्विलेंस पे रखा हो, इसलिए कुछ दिनों तक तुम मुझसे मेरे फ़ोन पर बात मत। तुम्हें थाने से छोड़ा गया है। मैंने पुलिस को वही कहानी सुनाई कि मैं तो राजीव को ट्रेन पर बिठाने गया था। डब्बे से उतरते समय पता नहीं कब मेरा आधार कार्ड डब्बे में गिर गया। लेकिन माधव, तुमने ये क्या किया? तुम तो राजीव से बहुत प्यार करते थे, फिर उसी के साथ ऐसा? राघव, ये गम और अपराध बोध मुझे खाए जा रहा है।
कभी सोचता हूँ खुद को ख़त्म कर लूँ, पर वो मुझ जैसे पापी के लिए बड़ी आसान सज़ा हो। राजीव और राजीव का परिवार आज मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं मानता हूँ कि हम लोग से बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि क्रॉस कनेक्शन पर जिसकी मैंने वार्तालाप सुनी वह मेरा छोटा भाई होगा। अब एक ही तमन्ना है दिल में, जो हो गया वह वापस लौटने वाला नहीं है। मैं चाहता हूँ कि पुलिस के मुझ तक पहुँचने से पहले मैं राजीव के परिवार के लिए इतना कुछ कर जाऊँ कि उन्हें किसी के आगे हाथ न फैले। यही मेरा उनके लिए प्रायश्चित होगा। कुछ देर बाद माधव ने राघव से कहा, अब हम जब भी मिलेंगे झील के पास वाले अपने अड्डे पर ही मिलेंगे। ठीक कह रहे हो माधव तुम। ठीक है, तो आज रात 8 बजे मैं झील वाले अड्डे पर पहुंच जाऊंगा। तुम आते समय मेरा हिस्सा ले आना। इतनी जल्दी मत करो मेरे यार, हम दोनों पकड़े जाएंगे, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। नहीं भाई, इस बारे में मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे तो हर हालत में आज अपना हिस्सा चाहिए। बहुत पुलिस की गालियाँ और लाठियाँ खा चुका हूँ, अभी तक मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। भाई मैं तो इस बार सब कुछ पुलिस को बताने वाला हूँ। माधव समझ गया था कि राघव के सर पर लालच का भूत सवार है। माधव ने राघव को शांत करते हुए कहा, ठीक है मेरे भाई, जैसा तू कह रहा है वैसा ही कर लेंगे, पर अभी तो अपना मुंह बंद रखिए। माधव मन ही मन समझ गया था कि राघव पुलिस की जरा सी शक्ति से टूट जाएगा। माधव को समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं। उसके मन में और दिमाग में भयानक बवंडर मचा हुआ था। वो ये जानता था कि अगर ईमानदारी से राघव को पूरा हिस्सा दे भी दिया फिर भी राघव पुलिस के सामने बहुत जल्दी टूट जाएगा। माधव के मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। वो पूरे दिन उद्वेलित रहा। उस दिन माधव ने केवल एक अच्छा काम किया कि हॉस्पिटल जाकर माताजी के ऑपरेशन के लिए फीस और दवाई के पैसे जमा कर दिए। राघव और माधव अड्डे पर 8 बजे मिले। राघव, थाने का इंस्पेक्टर मेरा जानने वाला है। मैंने उसे बता दिया था कि तुम हमारे पुराने परिचित हो, तुम ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकते। क्या फिर भी उन लोगों ने तुम्हें मारा? इंस्पेक्टर के आने से पहले ही वो लोग मेरी काफ़ी पिटाई कर चुके थे। चल छोड़ इन बातों को यार, ये बता मेरा हिस्सा लाया है ना? कितना कितना हम दोनों के हिस्से आया है? देख, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, दोनों के हिस्से में 2.5 करोड़ आया है। अभी तो बस 10 लाख लाया हूँ। रख ले इन 10 को भी तू अपने पास, मुझे नहीं चाहिए। मुझे लगता है तेरी नीयत में खोट आ गया है। देख मेरे भाई, समझने की कोशिश कर। अगर जल्दबाजी करेगा तो किसी के हाथ कुछ नहीं लगेगा। एक बात सोच, अगर मेरी नीयत में खोट आ जाता तो मैं तुझे 5 की जगह 2.5 करोड़ ही बताता, क्योंकि तुझे तो 2.5 करोड़ का ही पता है ना। तू समझ नहीं रहा है, पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं, वो कैसे भी मुझ तक पहुंच जाएंगे। इसलिए मैं ये शहर छोड़कर कहीं और भाग जाना चाहता हूँ। तू क्या समझता है, पुलिस को तेरी लोकेशन ट्रेस करने में समय लगेगा? पुलिस वाले तुम्हारे परिवार वालों को सताएंगे, तुम्हारे सगे संबंधियों को प्रताड़ित करेंगे और तुम्हारा पता ठिकाना लगा ही लेंगे। मेरी योजना बहुत सॉलिड है, उसको मैं तुम्हें भी नहीं बता सकता। बस मुझे अपना पूरा हिस्सा चाहिए, आज और अभी। माधव समझ गया था कि राघव मानने वाला नहीं है। माधव ने अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि राघव का हिसाब आज ही करना पड़ेगा। तो ठीक है भैया, 11 बजे के करीब हम घर चलेंगे, वहाँ मैं तुम्हारा पूरा हिस्सा दे दूँगा। फिर तुम जानो और तुम्हारा काम। 11 बजे क्यों? इतनी रात को क्यों? अभी चलना। राघव, मान जा मेरी बात, उन्होंने गली में पुलिस का पहरा बैठा रखा है। पुलिस के पहरे की बात सुनकर राघव मान गया। चल तू ठीक कह रहा है, 11 बजे चलते हैं। चल इतने कुछ ड्रिंक ही मंगवा ले। इसके बाद राघव और माधव एक के बाद एक ड्रिंक ऑर्डर करते रहे। चल भाई राघव, 12 बज गए। अब पुलिस वाले भी सो गए होंगे या चले गए होंगे। चल तू अपना हिस्सा ले ले। राघव अब टल्ली हो चुका था। लड़खड़ाता हुआ राघव अब माधव के साथ चल दिया। झील को पार करने के 2 रास्ते थे, एक लंबा पक्के पुल का और एक हाथ से बना हुआ लकड़ी का पुल जो काफ़ी पुराना हुआ था, जगह जगह से टूटा हुआ था। इस पुल से दिन में भी हिम्मत वाले ही गुजरते थे, क्योंकि ये चलते हुए हिलता था और नीचे और बगल में और कई जगहों से टूटा हुआ था। राघव बोला, इधर से क्यों चल रहा है? इधर से तो मैं दिन में भी नहीं निकलता। अरे चल राघव, मेरी बाइक यहीं खड़ी है। अब काफ़ी टाइम हो गया है, उधर से बहुत लंबा पड़ेगा। यह शॉर्टकट है और फिर शराब के नशे में इधर से गुजरना और भी रोमांचित करेगा। बस तू मेरा हाथ पकड़ ले, मैं तुझे इस लकड़ी के पुल से तो क्या, इस संसार से भी पार करा दूँगा। क्या क्या कह रहा है?
मजाक कर रहा हूँ, दोस्त से मजाक भी नहीं कर सकता क्या? थोड़ा सा चलने के बाद राघव का एक पैर पुल की टूटी लकड़ी से नीचे चला गया और राघव बहुत जोर से चीखा। माधव ने बड़ी मुश्किल से राघव के पैर को ऊपर की ओर खींचा। राघव के पैर का एक जूता पैर से निकलकर झील में जा गिरा। राघव पसीना पसीना हो गया। अभी राम राम सत्य हो जाता मेरा। हमारे होते इससे कैसे हो जाता? राघव घबरा मत, मैं हूं ना तेरे साथ। हाँ, तेरा जूता जरूर झील के मगरमच्छों के मुंह में चला गया है। अब चल, मेरा हाथ पकड़, मैं तुझे झील पार करा देता। देख, अब हम पुल के बीचों बीच आ गए हैं। याद कैसे हम बचपन में यहाँ खड़े होकर झील के पानी को देखा करते थे? इसी झील के ऊपर हमने अपनी पहली सिगरेट, पहली दारू की बोतल, पहली चोरी की प्लानिंग की थी। याद है मेरे भाई? कहते कहते माधव की आंखों में आंसू आ गए। हाँ यार, लेकिन तू रो क्यों रहा है मेरे भाई? कुछ नहीं यार राघव, तेरी बहुत याद आएगी। खैर देख, झील का जल कितना शांत लग रहा है। लगता है झील के सभी जलचर सो गए हैं। चल भी नहीं तो सारा नशा यूं उतर जाएगा। तू अभी भी डरता है इन मगरमच्छों से? दोस्ती कर ले, फिर तुझे डर लगना बंद हो जाएगा। भाई मुझे नहीं करनी दोस्ती। वैसे भी मेरे एक पैर में जूता है, दूसरे में नहीं। चलने में बहुत परेशानी हो रही है। अच्छा चल, एक बार यहाँ से झांक कर झील की ओर देख। तेरी सारी परेशानियाँ दूर ना हो जाए तो मुझसे कहना। जैसे ही राघव ने झांक कर झील की ओर देखा, माधव ने राघव के दोनों पैर उठा दिए और राघव का बैलेंस बिगड़ गया और वो सीधा शोर मचाता चिल्लाता झील में जा गिरा। माधव के भी हाथ पैर कांपने लगे और उसे बुरी तरह से पसीना आ रहा था। भाई के बाद अपने बचपन के दोस्त को भी मार दिया था उसने। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। एकदम से उसने चारों ओर देखा, कोई इधर उधर देख तो नहीं रहा। फिर आश्वस्त होकर तेजी से पुल पार करके मोटरसाइकिल उठाकर अपने घर की ओर चला गया। क्या मौत के अलावा मेरे अपराधों का कोई और प्रायश्चित है? पूरे रास्ते वो सोचता रहा। कुछ दिनों बाद माधव को अपनी माँ को अस्पताल से रिलीव कराने के लिए जाना था। रास्ते में उसने देखा इंस्पेक्टर समीर सिंह अपने कुछ परिचितों से बात कर रहे हैं। माधव ने भी सड़क के किनारे अपनी बाइक लगाकर समीर सिंह को नमस्ते की और पूछा, सर, कुछ राजीव के मामले में पता चला क्या? नहीं, अभी कुछ विशेष नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें राघव अवश्य इन्वॉल्व है, क्योंकि स्टेशन के किसी भी सीसीटीवी में राजीव राघव के साथ नहीं दिखा। इसलिए यह तो स्पष्ट है कि राघव झूठ बोल रहा था। अब एक आध दिन में राघव के यहाँ दबिश डालेंगे और सख्ती से उससे मालूम करेंगे। वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? सर, मेरी माँ का ऑपरेशन हुआ था। वह सिटी नर्सिंग होम में भर्ती है। आज उसे वहाँ से छुट्टी मिलने वाली है, उसी को लेने जा रहा हूँ। चलिए, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। इसी बहाने आपकी माँ जी के भी दर्शन हो जाएंगे। बाइक को यहीं छोड़ दीजिए, मेरे कांस्टेबल ले आएंगे। मेरे साथ जीप में आ जाइए। अभी राजीव के विषय में हमने मम्मी को नहीं बताया है। राजीव का जिक्र उनके सामने मत कीजिएगा। माधव के साथ पुलिस इंस्पेक्टर को देखकर माँ जी पल भर में संशय में पड़ गई। माधव समझ गया और उसने माँ को बताया, यह समीर सिंह है, मेरे पुराने परिचित। बहुत अच्छे आदमी हैं। माँ जी, अच्छे आदमी तो आपके बेटे हैं। उन्हीं के कारण मैंने आज यह वर्दी धारण कर रखी है। एग्ज़ाम में बैठने के लिए पैसे नहीं थे। उस समय माधव भैया फरिश्ता बनकर आ गए। इन्होंने फीस जमा की, लेकिन आज यह दिया हुआ पैसा भी वापस नहीं लेना चाहते। बेटा, दूसरों की सहायता करने का जज्बा तो माधव में बचपन से ही है। अचानक पिता की मृत्यु के बाद माधव ने राजीव की पढ़ाई बंद नहीं होने दी। खुद पढ़ लिख नहीं पाया तो क्या, अपनी शादी नहीं कर पाया तो क्या, राजीव को पढ़ाया, उसकी शादी की और उसके बच्चों को राजीव से भी अधिक प्यार दिया। अब पता नहीं कहाँ कहाँ से कर्जा लेकर मेरा इलाज कराया है। घर आकर जब माँ को राजीव का पता चला तो वो बहुत दुखी हुई और बहुत रोई। खैर, समय बीतता गया और धीरे धीरे जख्म बढ़ते रहे, लेकिन माँ अब वो पुरानी माँ नहीं रही थी। इतना कुछ खो दिया था उन्होंने कि कभी कभी हंसने की कोई वजह भी नहीं मिलती थी। उदासी जैसे उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। माधव ये सब देख रहा था और ये जानते हुए कि इस सब का जिम्मेदार वो है, खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा था। कभी कभी शीशे में खुद को देखता रह जाता और पहचानने की कोशिश करता कि क्या ये वही शख्स है जो बचपन में शीशे में उसे दिखाई देता था। जुर्म की राह में वो इतना दूर निकल गया था
कि अब पैरों के निशान भी दिखाई नहीं दे रहे थे। पता नहीं कहाँ चले जा रहा था, किस तलाश में। माधव राजीव की फैमिली को धीरे धीरे आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाता रहा। उसने काफ़ी पैसे राजीव की वाइफ माधुरी के खाते में जमा कर दिए। 4 साल बाद माधुरी की बेटी प्रियंका मेडिकल में सेलेक्ट हो गई और उसके 2 साल बाद उसका भाई राहुल भी इंजीनियरिंग कॉलेज में सेलेक्ट हो गया। माधव ने दोनों बच्चों के पूरे कोर्स की फ़ीस एक साथ जमा कर दी ताकि बाद में उनकी पढ़ाई में कोई व्यवधान न पड़े। कई महीनों बाद झील में एक मृत शरीर बरामद हुआ जो DNA टेस्ट के बाद राघव का पाया गया। पुलिस ने ये मानते हुए कि राजीव की हत्या में राघव का ही हाथ है केस को बंद कर दिया। इसी दौरान माधव की मां का देहांत हो गया। माधव ने गलत कार्य बिल्कुल त्याग दिए थे। अब वो बैंक से भी कम ब्याज में लोगों को पैसे देने लगा और शहर में उसने बहुत से धर्मार्थ कार्य भी किए। माधव को पैसों की कोई कमी नहीं थी। जितना वो लोगों की मदद करता उसका उतना ही खजाना बढ़ता जा रहा था। उसने अपने भाई के घर के साथ साथ एक मंदिर, एक अस्पताल और एक अनाथ आश्रम का निर्माण शुरू कर दिया। जनता अब उसके नाम को आदर के साथ लेने लगी थी। लोगों के प्यार से कहीं माधव को अपने जीवन का अर्थ समझ में आने लगा था और पुनः उसमें जीवन की तमन्ना पैदा होने लगी थी। लेकिन कहते हैं ना, कितना भी भाग लो, आपका कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ता। यही माधव के साथ हुआ। माधव अपनी गाड़ी से शहर से थोड़ा दूर जा रहा था। जैसे ही उसकी गाड़ी शहर से बाहर आई, माधव को अपने सिर में लोहे जैसी चीज़ चुभती हुई प्रतीत हुई। माधव ने मुड़ना चाहा तो पीछे से आवाज़ आई, माधव सेठ, बहुत मौज कर ली तुमने। अब जिस रास्ते पर मैं कहूँ उस रास्ते पर गाड़ी को ले जाना। अब समय आ गया है कि तुमसे 5 करोड़ की जगह 10 करोड़ वसूले जाएं। अभी एक बाएं को कच्चा रास्ता कटेगा, उस और गाड़ी को ले जाना, नहीं तो तुम्हारे सिर के बीचों बीच एक छेद कर दूंगा जिससे तुम्हारी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। तुम जो भी कोई हो, तुम्हें बता दूं, मैंने आज तक कभी किसी के सामने डर कर कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा है, ना ही मुझे कभी मौत से डर लगता है। देख, अभी मैं कच्चे रास्ते से नहीं, सीधे रास्ते से गाड़ी निकालूंगा। याद रखना, ड्राइविंग सीट और स्टीयरिंग पर मैं बैठूं। किसी भी पेड़ में इतनी जोर की टक्कर मारूंगा कि मेरे साथ तेरे ऊपर खच्चे हो जाएंगे, समझा? अबे ज़्यादा बकवास मत कर। मौत से नहीं डर लगता तुझे? ये सोच कि तेरे बाद तेरी भाभी, भतीजे, भतीजी का क्या होगा और उन सब लोगों का क्या होगा जो तुम्हें अपना भगवान मान बैठे हैं। हाँ बेटा, सब पता है तुम्हारे बारे में। तुम अब वो माधव नहीं रहे जो जान हथेली पर लिए फिरता था। भाई, मेरी तेरे से कोई दुश्मनी नहीं है। तू हमें राजीव को दिए हुए 5 करोड़ रुपए वापस कर दे। शेर के बूढ़ा हो जाने पर गीदड़ नहीं बन जाता शेर, वो शेर ही रहता है। और तेरा हिसाब किताब अगर मेरे भाई के साथ था तो उसके लिए तुझे उसके पास ही जाना होगा। कौन सी 5 करोड़ की बात कर रहा है तू? दिमाग तो ठिकाने है तेरा? भाई की मौत के 7 साल बाद तुझे याद आया कि तुझे उससे कुछ लेना देना था। भाई, इस बारे में मैं तेरी कोई सहायता नहीं कर सकता। बोल, कहाँ उतार दूँ तुझे? माधव सेठ, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैं उन 5 करोड़ की बात कर रहा हूँ जो तुमने और राघव ने आज से 7 साल पहले सुपर फास्ट एक्सप्रेस के AC फर्स्ट क्लास के डिब्बे में राजीव से लूटे थे। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत हैं। तुम इतने बड़े दानी महात्मा नहीं हो जो अनाथ आश्रम, अस्पताल और मंदिर बनाओ। साले, अपने सगे भाई को मार डाला तूने, अपनी माँ को खा गया तू। मैं तेरा पूरा इतिहास जानता हूँ। मैं भानु हूँ। मैं तुम्हारे बाप शक्ति सिंह को भी जानता हूँ, जिसकी मौत छत से कूद जाने की वजह से हुई थी। तुम परले दर्जे के अनपढ़, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? तुझ जैसे बेगैरत इंसान मैंने कभी नहीं देखे। अपने ही सगे भाई को मार दिया तूने। भानु की बात सुनकर माधव की आंखों में पुराना दर्द तैर गया। वो जख्म जो माधव का लगा था कि भर गए हैं, उन्हें भानु ने कुरेद दिया था। पीछे सीट से माधव को दर्द में देखकर भानु कुटिल मुस्कुराहट हंस रहा था। अगर तेरे पास सबूत है तो तू थाने क्यों नहीं जाता? कचहरी जा, थाने जा, यहाँ क्या लेने आया है? थाने कमज़ोर लोग जाते हैं और अदालत में फालतू लोग अपना समय बर्बाद करते हैं। मैं ना कमज़ोर हूँ, न ही मेरे पास बर्बाद करने के लिए फालतू समय है। अब बहुत हो गया, चुपचाप रकम मेरे हवाले कर दे, नहीं तो ट्रिगर दबाने में मुझे जरा सी देर नहीं लगेगी। उस पल में माधव ने कुछ ऐसा किया जो शायद कोई आदमी अमूमन ना करे। उसने एक पेड़ देखा और गाड़ी उसकी ओर दौड़ा दी। शायद उसके अंदर से एक आवाज़ है जिसने उससे करने से रोका। अभी मर जाएगा, क्या कर रहा है? लेकिन फिर एक और आवाज़ ने कहा, जी के करना भी क्या है? जीने का हक तो मैंने उसी दिन खो दिया जब मैंने अपने भाई को मार दिया था।
फिर एक बहुत ज़ोर से आवाज़ हुई और माधव की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली तो सामने सफ़ेद रंग का एयर बैग था। अब माधव ने अपने हाथों से एयर बैग को हटाया। उसके पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, शायद खून भी निकला था, लेकिन एयर बैग के कारण माधव जिंदा बच गया था। फिर माधव की नज़र सामने गई तो देखा कि कार की विंडशील्ड टूटी हुई है और भानु का शरीर पेड़ के पास पड़ा हुआ है। माधव ने भानु को देखा, वो मर चुका था। माधव ने उसकी जेबों की तलाशी ली। उसे भानु की एक जेब से एक डायरी मिली जिसमें सब माधव के विषय में ही लिखा हुआ था। माधव ने फ़ोन करके एक्सीडेंट की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस के आने पर माधव ने बताया, इस आदमी ने हाथ देकर मेरी गाड़ी को रुकवाया और कहने लगा मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया, मुझे रजतपुर छोड़ दीजिएगा। गाड़ी में आगे सामान था, मैंने इसे पीछे बैठा लिया। थोड़ी देर में इस व्यक्ति ने मेरी कनपट्टी पर पिस्तौल लगा दी और बोला जो कुछ है मेरे हवाले कर दे, नहीं तो तेरे दिमाग में छेद कर दूंगा। इतने नज़दीक अपनी मौत देखकर मैं बुरी तरह से घबरा गया इंस्पेक्टर। मेरे हाथ कांप गए, गाड़ी डिसबैलेंस हो गई और पेड़ से जा टकराई। पुलिस शव का पंचनामा करके थाने चली गई और माधव से कहा कि आप रिपोर्ट लिखाने शाम को आ जाइएगा। एक सप्ताह बाद माधव को एक अपरिचित नंबर से फ़ोन आया। तो माधव बोल रहे हो? हाँ, मैं माधव बोल रहा हूँ। भानु को भी मार दिया तुमने, और कितने गुनाह करोगे? बस समझ लो कि ये तुम्हारा आखिरी गुनाह है। अब जल्दी से एक पता नोट करो और जितनी जल्दी हो सके उस पते पर आ जाओ। तुम्हारे प्यारे प्यारे भतीजे और भतीजी, क्या नाम बता रहे थे? हाँ, शायद प्रियंका, राहुल, काफ़ी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। देख लो, उन्हें ज़्यादा इंतज़ार मत करवाना, कभी शॉर्टकट से तुम्हारे पास भेजना पड़े। सबूत के लिए तुम्हारे व्हाट्सएप पर कुछ फ़ोटो भेज रहा हूँ, देख लो। माधव ने देखा व्हाट्सएप पर एक फ़ोटो आई थी जिसमें उसके भतीजे भतीजे के हाथ पैर बंधे हुए थे। मैं आ रहा हूँ, मेरा इंतज़ार करो। एक अरसे से तुम लोग से मिलने की तमन्ना थी मेरी, क्योंकि राजीव के मरने की असली वजह तो तुम लोग हो। एक बात को याद रखना, मैं उन बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ। अगर उन्हें खरोंच भी आई तो इतनी गोलियाँ दागूंगा तुम्हारे अंदर कि तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारी लाश को पहचान नहीं पाएंगे। माधव जब बताए हुए पते पर कंपनी पहुंचा तो उसने देखा वहां गेट पर एक सुरक्षा गार्ड खड़ा हुआ है। माधव को देखकर वो गार्ड बोला, अरे माधव सर, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? मैं सोमवार तक आपको आपके पैसे अवश्य लौटा दूंगा। दरअसल उसने माधव से उधार ले रखा था और वो ये समझा कि माधव उधार दिया गया पैसा वापस मांगने आया है। माधव भी उस सुरक्षा गार्ड को पहचान गया था। नहीं तेज सिंह, मैं अपना पैसा लेने नहीं आया। तुम्हारे मालिकों से कुछ हिसाब किताब करना है, उसे निपटाने आया हूँ। अरे सर, आप जैसे देवता आदमी का इन राक्षसों से क्या लेना देना? हाँ, अभी इन्होंने मुझे कहा कि कोई गेट पर आए तो उसे हमारे पास निहत्था भेज देना और हमें सूचित कर देना। वह मेरे लिए ही कह रहे थे, कोई मजबूरी नहीं है तेज सिंह, लेकिन अगर तुम मुझे उनके विषय में कुछ जानकारी मुहैया कराओगे तो एक बहुत अच्छा काम करोगे। पूछिए, क्या जानना है सर आपको इन लोगों के बारे में? यहाँ किस चीज़ का कारोबार होता है और इस कारखाने में कितने लोग होंगे इस समय? सर, यहाँ किसी चीज़ का कारोबार नहीं होता, ये तो इन लोगों का अय्याशी का अड्डा है। कभी इन लोगों के बाप दादाओं के ज़माने में प्रूफ प्रिंटिंग का काम होता था। उन्होंने सब मजदूरों को तो निकाल दिया है, बस यहीं 3-4 लोग मिलकर पेपर प्रिंटिंग करते रहते हैं। मुझे तो लगता है कि ये नकली नोट छापने का काम करते हैं, क्योंकि एक दो बार मैंने डस्टबिन में पड़े हुए नोट के फटे हुए टुकड़े देखे थे। यहाँ पर अक्सर ये लोग लड़कियों को भी लाते हैं। आज भी एक लड़का और लड़की लेकर आए हैं। तेज सिंह, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। वह दोनों मेरे बच्चे हैं और मैं उन दोनों बच्चों को इनके चुंगल से छुड़ाने आया हूँ। ये तो इन लोगों ने बहुत गंदा काम किया सर। आप बिंदास हथियार ले जाइए। मुझे मालूम है कि वो बच्चे कहाँ कैद हैं। आप इन्हें उलझाए रखिए। मैं कोशिश करूँगा कि बच्चों को आज़ाद करके यहाँ से भगा दूँ। जब मैं सीटी बजाऊँ तो आप समझ जाइएगा कि मैंने अपना काम सफलतापूर्वक कर दिया है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद तेज सिंह। इतनी मदद कौन किसी की करता है। तेज सिंह, हो सकता है कि मैं अंदर से वापस न लौट पाऊँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे सामने जीविका चलाने की मजबूरी नहीं होनी चाहिए। जब तुम यहाँ से निकल जाओ तो मेरे ऑफिस चले जाना और ये पेपर उन्हें दे देना। वो तुम्हें 10 लाख रुपए दे देंगे। कोई तुम्हें मना नहीं करेगा। ये कहकर माधव अंदर चला गया। ये बहुत ही लग्जरी किस्म का रूम था जिसमें करोड़ों रुपए का इंटीरियर लगाया गया था। एक बड़ी सी मेज थी और उसके पीछे 3 आदमी बैठे थे। वो बोले, तो यह है माधव सिंह। हम तो समझ रहे कि माधव सिंह बहुत तेज तर्राट किस्म का आदमी होगा, पर यह तो खुदा पहाड़ और निकला चूहा।
माधव ने जब बैठना चाहा तो उन लोगों ने धमकाते हुए कहा, चुपचाप खड़ा रहे, तेरी औकात हमारे सामने बैठने की नहीं है। हमने कब कहा माई बाप कि हमारी औकात आपके सामने बैठने की है? आप तो हमें हमारे बच्चे लौटा दीजिए, हम चले जाएंगे। हमारा पैसा लाया है, वो तो हम लाए हैं, लेकिन एक एक करके आप तीनों अपना परिचय दीजिए और हमें हमारे राहुल और प्रियंका वापस कर दीजिए और अपना पैसा ले लीजिए। साले, हमारा परिचय मांग रहा है? अभी बैठे बैठे निपटा देंगे तुझे। मत दो अपना परिचय। वैसे मैं तुम तीनों के विषय में जानता हूँ। तुम में से तीसरी कुर्सी पर बैठा है वो दीपक है, और तुम दोनों जो दाढ़ी मूछ लगाए बैठे हो वो शेरू गैंग के प्यादे हो, जो पुलिस की फाइल में कब के भगोड़े करार दिए जा चुके हैं। बहुत जानकारी रखता है तू हमारे बारे में, तो तुझे हमारे कारनामे भी पता होंगे। अब फटाफट से पैसा दे दे और अपने बच्चे लेकर चला जा। यह तो मुझसे नहीं होगा, हम उधारी का काम नहीं करते सेठ, पहले बच्चे और फिर पैसा। उनमें से एक ने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाली और माधव पर एम करके फायर किया, जो माधव सिंह के बहुत पास से निकल गई। लेकिन वो ये देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि माधव अपनी जगह से हिला भी नहीं। कुछ देर माधव को घूरता रहा, उसकी आंखों में डर तलाश कर रहा था, लेकिन माधव को आज कोई डर नहीं था। अपनी ज़िंदगी से हो ना हो, उसे पूरा भरोसा था कि अपनी मौत से वो अपने भतीजे की ज़िंदगी खरीद लेगा। थोड़ा हिचकते हुए वो आदमी बोला, हमारा पैसा दे दे, नहीं तो बच्चों से हाथ धो बैठेगा। उसी समय माधव को सीटी की आवाज़ सुनाई दी। वो आश्वस्त हो गया कि बच्चे खतरे से बाहर हो गए हैं। माधव ने कहा, ठीक है, तो अपनी ही चला लो, लो पैसा ले लो। ये कहकर माधव सिंह ने अपना बटुआ खोला और उसमें से 5,000 निकालकर उन लोगों की ओर बढ़ा दिए। वो लोग चीख पड़े, हमारे साथ नाटक करता है। माधव ने FIR की फोटोस्टेट कॉपी उनके मुंह पर दे मारी। क्यों, ये FIR तुम लोगों ने नहीं लिखवाई क्या? कितने रुपए लिखवाए हैं इसमें? कि राजीव के पास 5,000 रुपये थे, यही तो लिखवाया है ना? यह तो तू भी जानता है माधव कि राजीव के पास कितने पैसे थे। ठीक है, तो जाओ FIR संशोधित करा कर लाओ, तब मैं तुम्हारी बात पर गौर करूँगा। जिस तरह तुम लोग मुझे हल्के में ले रहे थे, ऐसी गलती कभी मत करना। बच्चों को लाओ और अपनी रकम ले लो। उन तीनों ने आपस में कुछ मंत्रणा की और उनमें से दीपक उठकर बाहर गया। दीपक बच्चे लेने गया है, जब तक तुम बैठो। अब उनकी आवाज़ में माधव के लिए सम्मान था। क्यों, क्या अब मैं तुम्हारे सामने बैठने के काबिल हो गया? व्यर्थ में हवा में उड़ रहे थे कमीनों। तभी दीपक लौट कर आया और उसके चेहरे पर 12 बजे हुए थे। उसने इशारे से बताया कि वो दोनों बच्चे वहाँ नहीं हैं। क्यों, दोनों बच्चे नहीं मिले क्या? ठीक है, मैं चलता हूँ, जब मिल जाएं तो मुझे संदेश भेजो। ये कहकर माधव दरवाज़ा खोलकर जाने लगा। इस पल में माधव जानता था कि क्या होने वाला है। जैसे ही वो मुड़ा, एक गोली चलने की आवाज़ आई। माधव को पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हुआ। गोली उसकी पीठ से घुसकर पेट से निकल गई थी। माधव के पैर लड़खड़ा गए और वो गिर गया। उन बदमाशों में से एक ने माधव पर गोली चला दी थी। इतनी आसानी से नहीं जा पाओगे माधव, हमारा पैसा तो देना ही पड़ेगा। मेरा सफ़र यही ख़त्म होना था। माधव खुद से बोला। फर्श पर गिरकर माधव ज़ोर से सांस लेने लगा। दीपक बोला, मरने दो साले को, पैसे तो हम राजीव की बीवी से भी निकलवा लेंगे। अगर कुछ नहीं मिला तो उसे बाजार में बेच देंगे, कुछ पैसे तो मिलेंगे ही। तीनों बदमाशों का ध्यान अब माधव से हट गया था। इधर माधव की आंखें बंद हो रही थी, लेकिन अभी एक काम बाकी था। उसने सिर उठाकर देखा, सूरज ढलने लगा था। कहानी ख़त्म होने वाली थी। माधव ने जेब से हाथ निकालकर रिवॉल्वर निकाली और मुड़कर तीनों बदमाशों को गोली मार दी। वो तीनों कराह कर नीचे गिर गए। माधव के हाथ से रिवॉल्वर छूट गई। वो ज़मीन पर लेट गया और अपनी सांस रुकने की प्रतीक्षा करने लगा। माधव का खून बहुत बह गया था। वो सांस भी बहुत मुश्किल से ले पा रहा था। उसी समय प्रियंका राहुल पुलिस को लेकर आ गए। राहुल ने माधव के सर को अपनी गोदी में लिया। बड़े पापा, ये आपने क्या किया? हमारे लिए अपना इतना खून बहा दिया। अभी एम्बुलेंस आ रही है, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा बड़े पापा। अब कुछ नहीं हो सकता बेटा, मेरी सांसें पूरी हो चुकी हैं। जितनी ज़िंदगी ईश्वर ने मुझको दी थी वो मैं जी चुका हूँ। पढ़ा लिखा तो मैं हूँ नहीं, पर तजुर्बा है। मेरी बात याद रखना, कभी भी ज़िंदगी में शॉर्टकट मत लेना, सच्चाई का रास्ता पकड़ना। वह कठिन तो ज़रूर होगा मेरे बच्चों, लेकिन असली सफलता तुम्हें वही दिलाएगा
मैंने ज़िंदगी में बहुत से गलत काम पाप किए हैं। बड़े पापा, आप ये सब मत बोलिए। हमारे लिए तो आप दुनिया के बेस्ट पापा हैं। उसी समय डॉक्टर और एम्बुलेंस आ गए, लेकिन अस्पताल के रास्ते में ही माधव की सांसें रुक गईं।